अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी क्लास। मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर सुहेल अकबर। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग चार्ज। कि क्या करना है, हमने क्या किया है, एक सरफेस ले ली है, तो स्फीयर नुमा वो सरफेस होगी, ठीक है। उसके अंदर चार्ज पड़ा हुआ है, उसमें से हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह से पास कर रहा है, किस तरह से उसकी डायरेक्शन होगी, किस तरह से फ्लो निकलेगा, ये हमने सारा इसमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल वो जो स्फीयर होगा वो एक बैलून नुमा होगा, जो भी स्फीयर हो सकता है, ठीक है। अब बैलून आप इमेजिन कर लें, बैलून एक गोल है, उस तरह की स्फीयर है, उसके अंदर हमने क्या किया है, प्लस क्यू चार्ज रख दिया है जो कि प्लस क्यू है। तो ये हमने इसके अंदर कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर किस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होता है या इसमें से कैसे गुजरता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पहले हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए। पिछले टॉपिक में आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन डिस्कस की थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, सरफेस एरिया या वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। के इलेक्ट्रिक फील्ड की वो लाइंस जो किसी सरफेस एरिया में से गुजरती हैं उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। फिर इसी तरह मैंने बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस किसी सरफेस एरिया से गुजरे तो उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसमें हमने आज जो है इसके ऊपर जो बहस करनी है कि किस तरह से हम इसको करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो बात ये आती है कि आपको याद रहे, तो मैंने कहा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस गुजर रही हैं, इस तरह से गुजर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, उनके रास्ते में कोई बॉडी इस तरह से रखा जाए कि वो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, तो ही वहां पर वेक्टर एरिया बनेगा और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये फार्मूला जो है, कौन सा फार्मूला, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट वेक्टर एरिया डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। ये किस पर एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ ऐसी सतह पर एप्लीकेबल है जहां पर फ्लैट सरफेस हो। फ्लैट कह लें, नॉर्मल कह लें, परपेंडिकुलर कह लें, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ 90 का एंगल बना रहे हो, वहां पर एप्लीकेबल। तो स्टूडेंट्स जरा देखें कि ये सरफेस तो गोल है ना, ठीक है, ये फ्लैट तो नहीं है, सीधी नहीं है, इस तरह कर्व बना रहे, हर पॉइंट पर इनके ऊपर कर्व बन रही, जहां देख रहे, जहां तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर, यही आज हमने इसमें सीखना है इस लेक्चर के अंदर। तो हमने क्या किया, इसको अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें, साथ स्टेटमेंट अगर लिखना चाहें, हमने क्या किया कि कंसीडर अ क्लोज्ड surface in the form of sphere हमने क्या किया, हमने स्टूडेंट्स एक सरफेस ले लिए, किस फॉर्म में है, स्फीयर की शक्ल में, और रेडियस, जिसका रेडियस क्या है, इस सरफेस का रेडियस जो है वो r है, इस सरफेस का रेडियस r है, हैविंग पॉइंट चार्ज, इसके अंदर हमने एक चार्ज रख दिया ना, हैविंग अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, having a point charge प्लस q। अब यहाँ पर तो चार्ज हमें नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम ये देखें कि एक बलून है, आपको अगर अपने पास एक बलून ले लें, उसमें अगर आप कोई चीज फेंके तो बाहर से नजर तो नहीं ना आएगी।
तो इस तरह से चार्ज इसके अंदर रखा हुआ है, चार्ज प्लस क्यू एट इट्स सेंटर, इसके दरमियान में हमने ये प्लस क्यू चार्ज रख दिया है। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा, हमने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है। इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर्मूला, हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। कौन सा फार्मूला? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है, phi इक्वल टू E डॉट वेक्टर A, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट A। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। द सरफेस बी फ्लैट। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस सरफेस के ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं वो क्या होनी चाहिए, द सरफेस शुड बी फ्लैट। वो सरफेस हमारे पास बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसको फ्लैट बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या किया, यहां पर मैंने ऐसे लाइंस लगा दी इस तरह से, इस तरह से लाइंस लगाई। मैंने देखा कि ये जो पैच हैं ये अभी भी मतलब कि 90 का एंगल नहीं बना, बिल्कुल सीधे नहीं है, फ्लैट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह सीधे नहीं, थोड़ा सा इनमें अभी भी खम मौजूद है। इस तरह करके जब आप बैलून के ऊपर, आप अभी अपने पास एक बैलून ले लें या कोई भी फुटबॉल ले लें जिसकी सरफेस बिल्कुल प्लेन हो ऊपर से, ठीक है, ऐसी कोई टाइप गोला ले लें, उसके ऊपर आप लाइनें ड्रा करें। आप देखेंगे कि वो लाइनें जो है जब ड्रा करेंगे तो उसके जो पैच बनेंगे, जैसे ये डब्बे से मैंने बनाए, वो बिल्कुल सीधे नहीं होंगे, स्ट्रेट नहीं होंगे, कभी भी नहीं स्ट्रेट होंगे, वो थोड़े से ऐसे होंगे अगर बड़े बड़े बनाएंगे। फिर मैं क्या करता हूं, मैं इनके दरमियान और लाइनें ड्रा कर देता हूं। जब मैं इनके दरमियान और छोटी लाइनें ड्रा करूंगा, जितना मैं इनको छोटा कर दूंगा उतने ही ये क्या बनते जाएंगे, ये सरफेस जो है ये फ्लैट बन जाएगी। इनका एरिया जब कम कर देंगे स्टूडेंट्स, ये सरफेसेस क्या हो जाएगी, ये फ्लैट हो जाएगी, ये 90 का एंगल बना देंगी। तो इस तरह से हमें हमारा जो रिक्वायर्ड फार्मूला लगाना चाहते हैं, जो हमने कहा है कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए एरिया जो है वो शुड बी फ्लैट, हमें पास एरिया जो है वो फ्लैट होना चाहिए, क्योंकि सरफेस एरिया जहां पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला लगाना चाहते हैं वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनना जरूरी है। अगर कर्व होगा तो वो 90 का तो एंगल बना ही रहा, तो इसका मतलब उसके ऊपर जो है फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो अब इसको हम स्टूडेंट्स किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको कि इन the surface area is divided into n small, thus area, वेक्टर एरिया कहूंगा क्योंकि वेक्टर एरिया कहना जरूरी है, क्योंकि 10 वेक्टर एरिया is divided into n small pieces, pieces कह लो या पैचेस कह लो, ये चीज ठीक है, वो क्या होंगे, n स्मॉल पैचेस और वो क्या होंगे, डेल्टा A1, डेल्टा A2, कंटिन्यू चलते चलते डेल्टा A, मतलब कि हमें नहीं पता इसकी एंटर कौन सी है, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, तो हमने क्या कर दिया, हमने इसको लिख दिया डेल्टा A1, डेल्टा A2, कंटिन्यू चलते चलते डेल्टा AN तक हम इनको ले गए। जब इनको हम इस तरह n तक ले गए हैं तो इस तरह से क्या हुआ, सो दैट फॉर ईच पैच इज अ फ्लैट एलिमेंट एरिया,
अब हर पैच के लिए एक क्या है हमारे पास फ्लैट एलिमेंट एरिया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, चलिए लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड intensities at the center of vector areas delta A1 delta A2 continue delta AN। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इन एरियाज जो हमने छोटे छोटे पैच बनाए हुए हैं, इनके जो वेक्टर एरियाज हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इन द लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज एट द सेंटर ऑफ वेक्टर एरियाज डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 कंटिन्यू डेल्टा AN और वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होगी, डेल्टा E1 होगी, डेल्टा E2 होगी, कंटिन्यू चलते चलते वो भी कहां तक पहुंच जाएगी, डेल्टा EN तक। मतलब कि हम जानते हैं कि हर सरफेस एरिया में से, वेक्टर एरिया में से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलती है या कई निकल सकती हैं। तो इसलिए अगर यहाँ पर वेक्टर एरियाज A1 से लेकर nth टर्म तक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी nth टर्म तक हो जाएंगी। हम एक मतलब के पैच लेट करते हैं तो इसमें से जो आउटवर्ड डायरेक्शन है 90 के एंगल के साथ जो है वेक्टर एरिया डेल्टा A1 जा रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो डेल्टा E1 सेम होगी। जिस तरफ को वेक्टर एरिया A जा रहा है उसी तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी सेम उसी तरफ होगी। अगर उस तरफ सेम नहीं होगी तो इस तरह से तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि उनका फिर एंगल ही ना सेम बनेगा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ जो है डेल्टा नहीं आना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि वो बेशुमार तादाद में एक एरिया में से जो है एक बेशुमार तादाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल सकती हैं। तो इस तरह से हम जो है नेक्स्ट हमारा क्या आएगा कि हम मुख्तलिफ पैचेस के अंदर जो है कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा फाई E1 मतलब कि फॉर पैच 1 के लिए, फॉर पैच 1 पहले पैच के लिए क्या होगा, फाई E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 डॉट डेल्टा A1 आ जाएगा। ठीक है, अब जिस तरह हम पैच मुख्तलिफ पैचेस की बात करते जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो भी चेंज होती जाएगी, मुख्तलिफ आती जाएंगी। तो इस तरह से क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है तो यहाँ पर इसके ऊपर वेक्टर फॉर्म आनी है। अच्छा, तो इसी तरह अगर मैं पैच 2 की बात करता हूं उसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 E2 डॉट डेल A2 आ जाएगा। इसी तरह सो चलते 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 एक पॉइंट कह सकते हैं कौन सा आ जाएगा कि हमारे पास डेल्टा EN आ जाएगा, n टर्म आ जाएगी। तो वहां पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी EN डॉट डेल्टा AN। तो nth टर्म तक ये चले जाएंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हमने चार्ज को क्या किया हुआ है, सरफेस के अंदर क्लोज किया हुआ है। जैसे बैलून के अंदर हम कोई भी चार्ज क्लोज कर दें, ऊपर से बैलून बंद कर दें तो बाहर से तो नजर नहीं आएगा ना। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि हम क्या कर देते हैं, इस सरफेस के अंदर जो है हम कोई पानी डाल देते हैं, पानी डाल दें या कोई और मीडियम उसके अंदर जा रहे हैं, कोई लोहे की ऐसी चीज या कोई ऐसी चीज डाल दें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रोक देगी।
जब तक इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला हुआ, सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद है, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, हर पैच में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है और वेक्टर एरियाज जो है वायर की सिमत हो जाएंगे, हर पैच में से, हर पैच में से, हर पैच में से बेशुमार लाइंस जो है बाहर की निकल रही होंगी। ठीक है, जैसे हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि प्लस चार्ज जो है वो उसके अंदर से शुआएं जो है वो बाहर की तरफ होंगी, इस तरह से वो तकरीबन शेप बन जाएगी। लेकिन अगर यही आप बैलून जो है अपने हाथ में पकड़े और उसके ऊपर एरोस बाहर की तरफ ड्रा करें, तो आपको ज्यादा इजीली समझ आएगी कि वो जैसे गोल है तो कितने ज्यादा वेक्टर एरियाज वहां से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके ऊपर अंदर कोई और मीडियम डाल देते हैं तो क्या होगा, जितने हिस्से में मीडियम मौजूद होगा उतने हिस्से में ये जो लाइनें हैं, ये लाइनों की तादाद कम हो जाएगी, इसकी शुआएं जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर गुजर रही हैं वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये भी बात आपने अपने दिमाग में रखनी है कि अगर कोई मीडियम इसके अंदर ऐड कर दें तो यहाँ से निकलने वाले जो है वेक्टर एरियाज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज की जो तादाद है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो टोटल हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या होगा, phi En इक्वल टू, हम क्या करेंगे इसके फार्मूला जो लिखेंगे उसमें आ जाएगा phi1 प्लस phi2 प्लस कंटिन्यू चलते चलते phi n तक आ जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि phi जो है वो किसके इक्वल है, वेक्टर एरिया E डॉट डेल ए एन के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह मतलब कि एक फैक्टर यहाँ से गुजर रहा है phi1 phi2 phi3 तमाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहे हैं ना, तो अगर हम उनको टोटल सबको जमा करेंगे 1 से लेकर n तक तो हमारे पास जो है वेक्टर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स E n आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यूज अप्लाई कर देंगे कि E1 डॉट डेल्टा A1 आ जाएगा प्लस E2 डॉट डेल्टा A2 आ जाएगा प्लस कंटिन्यू En डॉट डेल्टा AN। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम अगर डॉट प्रोडक्ट टाइम हम जानते हैं कि वहां पर cos थीटा आता है, ये हमने पीछे सीखा हुआ है। तो phi E, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर थीटा कितना आएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, सॉरी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आएगा, सेम डायरेक्शन है तो 0 डिग्री आएगा। तो इस तरह से फिर इसका टोटल लिखते हैं दोबारा से, E डेल्टा A cos थीटा 1 यहाँ 1 लगा दें प्लस E डेल्टा E2 डेल्टा A2 cos थीटा प्लस कंटिन्यू से चलते En डेल्टा AN cos। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि थीटा जो है वो 90 डिग्री है, सॉरी 0 डिग्री है, सेम डायरेक्शन है, तो क्या होगा, हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो 0 डिग्री के साथ तो 0 ही लगेगा, फिर सबकी डायरेक्शन सेम है। तो cos 0 हमारे पास 1 होता है, तो बाकी क्या आ जाएगा, E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा
डेल्टा A2 प्लस कंटिन्यू En डेल्टा AN। ठीक है, कहते हैं कि जो बैलून शेप होती है, अगर उसके बिल्कुल सेंटर में चार्ज पड़ा हो या कोई और स्फीयर उसके बिल्कुल सेंटर में चार्ज पड़ा हो, तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो बैलून में तमाम साइडों के से इक्वल होता है। ठीक है, तो इसलिए उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी तमाम की तमाम आपस में इक्वल होंगी। एज वी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि प्लस की चार्ज इज एट इक्वल डिस्टेंस, ये बराबर के फासले पर पड़ा हुआ है, सेंटर में है ना, बराबर के फासले पर, तो इसलिए E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं वो सारी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल होगी, और सबको हम E कह सकते हैं। अब इस इक्वेशन के अंदर आप वो वाली फॉर्म पुट कर लें, E डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2 प्लस कंटिन्यू प्लस E डेल्टा AN। तो इस तरह से सब में से E अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर हमारा क्या बन जाएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस कंटिन्यू प्लस डेल्टा AN आ जाएगा। ये चीज बन जाएगी ना, सरफेस एरिया आ जाएगा अंदर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो अंदर हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बच जाएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं E इंटू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मतलब के बॉल नुमा जो भी बैलून है या बॉल है उसका जो सरफेस एरिया है वो इसके अंदर क्लोज है। अच्छा, फिर इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उसका फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q ओवर R का स्क्वायर। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला। इसी तरह जो किसी भी स्फीयर का एरिया होता है, एरिया किसका, स्फीयर का जो एरिया होता है वो 4 पाई R का स्क्वायर होता है। ये दो चीजें हम यहां पर पुट कर देंगे। E की जगह पर मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q ओवर R का स्क्वायर, और साथ में वैल्यू पुट कर दूंगा एरिया की। एरिया की सरफेस स्फीयर का कोई सरफेस एरिया जो है वो क्या होता है, 4 पाई R का स्क्वायर। याद रखना है कि किसी भी किस्म की कोई स्फीयर हो, चाहे स्फीयर छोटी हो चाहे स्फीयर बड़ी हो, स्फीयर होनी चाहिए तो उसका जो सरफेस एरिया है वो 4 पाई R स्क्वायर ही होगा। ठीक है, और अब ये 4 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये कट जाएंगे, ये R स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है फाई E जो है वो क्या आ जाएगी, Q ओवर एप्सिलॉन, Q ओवर एप्सिलॉन आ जाएगी। तो अब जरा आप इमेजिन कर लें कि नाउ कंसीडर अ क्लोज्ड सरफेस इनक्लोज्ड द स्फीयर एज शोन इन फिगर। ठीक है, आप स्फीयर कर लें, कंसीडर कर लें कि इधर एक हमने सरफेस एरिया ले लिया है, इसके अंदर इसी के अंदर कोई सरफेस एरिया कंसीडर कर लें। The flux through the closed surface is the same as the flux through the sphere. So we can conclude
कह रहा है कि जो स्फीयर में से पूरे स्फीयर में से फ्लक्स गुजरा है उसी तरह का फ्लक्स जो है अगर हम इसमें कोई छोटा सा एरिया जो है कंसीडर कर लेते हैं तो उसमें से भी उसी तरह का फ्लक्स जो है वो बाहर निकलेगा। तो यहां से दो कंक्लूजन उसने निकाली है। क्या कहता है कि सो वी कंक्लूड conclusion 1 है the electric flux through a closed surface does not depend upon the shape or geometry of closed surface. The flux through the surface depend upon the medium and charge enclosed. तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो शेप किसी चीज बॉडी की जो है शेप उसके ऊपर या ज्योमेट्री के ऊपर ज्योमेट्री के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करता। ये किस चीज पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है किसी मीडियम पर। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो हम अंदर चार्ज रखे हुए उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम इसके अंदर कोई पानी शानी डाल दें या कोई ऐसी चीज डाल दें जो उसकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की तरफ आ रही है, उसकी रास्ते में अगर रुकावट बन रही हो तो हम देखेंगे कि जितने हिस्से में उससे रास्ता मिलेगा सिर्फ वहीं से लाइंस बाहर गुजरेंगी, फिर सारे बैलून में से लाइंस बाहर नहीं गुजरेगी। तो इस तरह से मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एम्प्टी है और अंदर सिर्फ चार्ज पड़ा हुआ है तो फिर मैक्सिमम लाइन इसमें से पास हो सकती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।